नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट 5 के टॉपिक नंबर 3 की, जो कि है डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का मतलब एक तरह से दूसरा वीडियो है, पार्ट बी है। इससे पहले हमने पार्ट ए बनाया था। तो इसमें हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड रेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एथनिसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं एथेनिसिटी क्या चीज़ होती है। एथेनिसिटी रेफर्स टू अ ग्रुप्स शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी विच में इंक्लूड कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, एंसेस्ट्री एंड सेंस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप है, ह्यूमंस का ग्रुप है, ह्यूमन ग्रुप है, उनमें क्या है, उनमें एक शेयर्ड कल्चर है। अब शेयर्ड कल्चर में क्या क्या आ गया, सेम लैंग्वेज है, सेम ट्रेडिशंस हैं, एंसेस्ट्री सेम है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनके पूर्वज सेम है, एंड सेंस ऑफ ओरिजिन। तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सेम एथनिक ग्रुप। वो एक एथनिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि रिलीजन सेम हो। आप किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हैं और आपके रिलीजन अलग अलग हैं, तो भी आप एथनिकली सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो एथनिसिटी में हमारे पास क्या आता है, ग्रुप्स शेयर्ड कल्चर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी शेयर्ड कल्चर। रिलीजन भी इसमें कई बार हो जाता है इंक्लूड, कि भाई ये वाले पर्टिकुलर रिलीजियस लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रिलीजन हो। मेन चीज़ है क्या, शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी, सेम लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, एंसेस्ट्री एंड सो ऑन, एंड सेंस ऑफ ओरिजिन। While race is based on perceived biological traits, ethnicity is a social construct shaped by cultural and historical factors. ठीक है, दूसरी चीज़ होती है रेस, जो आप अच्छी तरह जानते होंगे रेस। अब रेस में क्या होता है, फिजिकल फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे आपका स्किन का कलर क्या है, आप काले हैं, गोरे हैं, या बीच में हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, ब्राउन हैं, हम थोड़े ना काले ना गोरे, बीच में कहीं पड़ते हैं। आपका फिजिकल ट्रेड, आपके बाल कैसे हैं, मतलब जैसे ब्लैक पीपल होते हैं, उनके ज़्यादातर ऐसे घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, आंखें कैसी हैं, जैसे चाइनीज़ या मोंगोलॉइड जो रेशियल आइडेंटिटी मतलब लोग होते हैं, उनकी आंखें बड़ी वैसी होती हैं, मतलब कम खुलती हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। और मतलब बायोलॉजिकल फीचर्स भी, बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी आप बोल सकते हैं। तो रेस इन इन बेसिस पे होती है। एथनिसिटी ऑन द अदर एंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। जैसे हमने बात की थी ना, एथनिसिटी सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, ट्रेडिशंस होना चाहिए। तो डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रेसेस के लोग भी एक एथनिसिटी के हो सकते हैं, अगर उनका कल्चर सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम है, उनके ट्रेडिशन सेम है, उनके एंसेस्ट्री सेम है। ठीक है, एथनिक आइडेंटिटी इज नॉट इननेट बट लर्नड एंड सोशलाइज्ड। इननेट का मतलब जैसे रेस हो गई, अब रेस इननेट है कि भाई कोई आदमी मतलब जैसे ब्लैक ब्लैक पैदा हुआ है, तो अब उसको ज़रूरत नहीं है ये मतलब सीखने की कि वो ब्लैक है, उसका स्किन का कलर ब्लैक होगा, उसके बाल भी उस तरह के आएंगे। ठीक है, तो वो एक इननेट चीज़ हो गई, अंदर से आने वाली चीज़। लेकिन एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है, इज लर्नड एंड सोशलाइज्ड, इवॉल्विंग ओवर टाइम बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस एंड चेंजिंग कंटेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन कपल है कोई, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं दो। अब ये क्या करा, इन्होंने ये अमेरिका चले गए जॉब के लिए। ठीक है, तो इनका जो बच्चा वहाँ पे अमेरिका में पैदा हुआ और उसने स्कूलिंग वगैरह वहीं की, तो 20-25 साल का हो गया वो बच्चा, और अमेरिका में जॉब कर रहा है, वहीं पैदा हुआ, वहीं सब कर रहा है। तो अब वो मतलब वैसे तो वो इंडियन है एथनिसिटी, लेकिन अब कल्चर उसका कैसे होगा, क्योंकि अब वो वहाँ पैदा हुआ है। लर्न एंड सोशलाइज, उसने लर्न एंड सोशलाइज कौन सी एथनिक आइडेंटिटी करी है, अमेरिका की। तो उसकी पेरेंट्स की एथनिक आइडेंटिटी तो क्या थी, इंडियन थी, लेकिन इसकी चेंज हो गई। कहने को लोग उसको एथनिकली ओरिजिनल कहेंगे, ओरिजिनली एथनिकली ये यार ये मतलब ही इज़ इंडियन बट नाउ ही इज़ अमेरिकन। तो एथनिसिटी क्या चीज़ होती है, जो कि लर्न एंड सोशलाइज्ड होती है। आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे आपने किस तरह की लैंग्वेज देखी, किस तरह के आप स्कूल में गए, किस तरह कल्चर था, वैसी आपकी एथनिसिटी बन जाती है। मतलब मोर और लेस कल्चर के जैसी होती है, जो हमने बोला शेयर्ड कल्चर। तो किन लोगों के साथ किस जगह आप कल्चर शेयर कर रहे हैं, वैसे ही आप भी बन जाएंगे। Ethnic groups often maintain their distinct identity through practice such as endogamy, rituals and clearly defined group boundaries। ठीक है, तो कुछ मतलब ज़्यादातर एथनिक ग्रुप्स जो बिल्कुल क्लोज टाइप होते हैं, जो ये नहीं चाहते कि हमारे इस जो हमारा ग्रुप है इससे बाहर कोई जाए या इसमें अंदर कोई आए, तो बड़ा ही क्लोज सर्कल रखते हैं। तो जैसे उसमें एक सबसे बड़ा फीचर होता है एंडोगेमी, मतलब अपने आपस के लोगों में ही शादी करना। भाई अगर दूसरों से शादी करोगे तो फिर वो एथनिसिटी मिक्स हो जाएगी, तो वो चाहते हैं कि वो प्योर ही रहे।
तो इसलिए आपस में सेम ग्रुप्स में ही शादी की जाती है। रिचुअल्स सेम होते हैं, क्लियरली डिफाइंड ग्रुप बाउंड्रीज, भाई लैंग्वेज, आपको किस तरह के फेस्टिवल्स मनाने हैं, सब क्लियरली डिफाइंड होता है। तो उससे क्या होता है, उनका जो एथनिक ग्रुप होता है वो सेम रहता है। एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स व्हेन सोसाइटीज रैंक एथनिक ग्रुप्स हायरार्किकली, रिजल्टिंग इन अनइक्वल एक्सेस टू पावर, प्रेस्टीज, मटेरियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कल्चरल ओरिजिन। अब एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन कब शुरू होता है? भाई जब अलग अलग, देखिए अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं कहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इस वाली पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं और इस वाली एथनिसिटी के लोग नीचे आते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए वही है कि जैसे आप कहीं मान लीजिए बाहर आपने इमिग्रेशन कर लिया, तो वहाँ के लोग जो ओरिजिनल लोग हैं वो कहने लग जाएंगे कि यार ये वाले लोग मतलब ठीक नहीं है, या इनका कल्चर ख़राब है। जैसे इंडिया में एग्जांपल है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से काफ़ी लेबर्स कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। तो उनके खिलाफ काफ़ी वायलेंस हुआ था महाराष्ट्र में पहले, अब तो इतना खैर नहीं होता, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो वो किस बेसिस पे था? एथनिसिटी के बेसिस पे। भाई बिहार से कोई गया है तो मतलब कोई रेस थोड़ी है, रेस तो हमारी सबकी इंडियंस की सेम ही है, लेकिन एथनिसिटी उसकी बिहारी है, क्योंकि वो शेयर्ड कल्चर जो है वो बिहारी कल्चर है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि रिलीजन भी अलग अलग हो, कोई मुस्लिम है वो बिहार से महाराष्ट्र गया है, और कोई हिंदू है वो बिहार से महाराष्ट्र गया है, दोनों लेबर वर्क करने गए हैं, तो महाराष्ट्र में उन दोनों को बिहारी ही समझा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एथनिसिटी बेसिस पे एक तरह से आपने स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया कि हम जो ओरिजिनल यहाँ के लोग हैं ज़्यादा सुपीरियर हैं, और जो बाहर से आए हुए हैं, लेबर क्लास है जो भी है, वो मतलब उतने सुपीरियर नहीं है, लोअर आते हैं बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी। ठीक है, अब तो खैर ये महाराष्ट्र में भी काफ़ी कम हो गया है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो वही जैसे हमने देखा, स्ट्रेटिफिकेशन कब आता है? सोसाइटीज रैंक एथनिक ग्रुप हायरार्किकली, मतलब कोई ग्रुप ऊपर आ गया, अपने आप को ऊपर मानता है, कोई ग्रुप नीचे मानता है। मतलब आमतौर पे तो जो मेजोरिटी ग्रुप होता है, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, वही अपने आप को ऊपर मानेगा, और जो कम लोग हैं, माइनॉरिटी के हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, उनको नीचे माना जाएगा, उनको उनको फिर एक तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और उनको एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है किया जाए। Ethnic stratification often leads to social exclusion and marginalization, where minority ethnic groups face discrimination in areas such as education, employment, housing, political representation, etc. ठीक है, तो एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन से क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। वही जो मतलब किसी भी तरह का जब स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जैसे हमने कास्ट बेसिस पे देखा था, कास्ट बेसिस पे जब स्ट्रेटिफिकेशन होगा तो क्या होगा भाई? लोअर कास्ट का क्या होगा? सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, उनको अच्छे एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलेंगी। इसी तरह जब एथनिक बेसिस पे होता है तो भी वही सेम चीज़ें होती हैं, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनसे कौन बात करे, फिर उनको इनके यार इनके स्कूल भी अलग ही बना दो। हर चीज़ में, मतलब एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह उनको मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। मार्जिनलाइजेशन मतलब मार्जिन पे ले आओ किसी चीज़ को। जैसे अब पेज होता है ना, पेज पे मार्जिन नहीं बनाते, मार्जिन क्या होता है, ऐसे बना देते हैं ना। तो मतलब मेन पेज तो ये है, और यहाँ पे आप किसी को ले आओ, मतलब मुख्य धारा से अलग कर दो, वो होता है मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एथनिसिटी, शिकागो स्कूल। अब ये शिकागो स्कूल क्या है? ये एक तरह से अर्ली 20th सेंचुरी में ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट थे जो शिकागो में मतलब बेसिकली बेस्ड थे, और वो अपना सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करते थे। तो इन लोगों ने एथनिसिटी पे भी काफ़ी वर्क किया है। तो द शिकागो स्कूल फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इमिग्रेंट ग्रुप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली हाउ देयर एथनिक आइडेंटिटीज इवॉल्व ओवर टाइम। अब देखें, जैसे यूएस है, यूएस के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, वहाँ पे इवन मतलब एवरी अमेरिकन इज एन इमिग्रेंट। और ऐसा ही है क्योंकि देखिए वो लैंड तो 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर की थी, उससे पहले वहाँ पे रेड इंडियंस उनको बोला गया, जो रहते थे वहाँ के ओरिजिनल लोग। तो उसके बाद जो भी आया वहाँ पे, वो सब क्या है, वहाँ पे इमिग्रेंट्स ही हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। ठीक है, तो अब ये तो चलो एक बात हो गई, लेकिन उसके बाद मेजोरिटी वहाँ पे क्या हुआ, वाइट पीपल जो हैं, कॉकेजियंस, और वो भी कैसे, इंग्लिश स्पीकिंग, इनका रूल हो गया। ये एक तरह से मेजोरिटी बन गए वहाँ पे। अमेरिका आज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और वाइट लोग ही वहाँ पे मेजोरिटी में है, डोमिनेंट ग्रुप है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, जैसे इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेंट जैसे इंडिया से भी जाते हैं, चाइना से जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से जाते हैं। मतलब अमेरिका मतलब वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश है, वहाँ पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़िंदगी को बेहतर करने के सबसे ज़्यादा चांसेस अमेरिका में हैं। तो इसलिए मतलब दुनिया में हर देश का आदमी अमेरिका जाना चाहता है। ठीक है,
तो वो जो वहाँ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स। तो इन्होंने क्या किया था, शिकागो स्कूल वालों ने इमिग्रेंट ग्रुप्स की स्टडी करी थी। जैसे मान लीजिए कोई इटली से आया, कुछ लोग जो इटली से आए हैं इटालियन ग्रुप, इटालियन इमिग्रेंट्स हो गए, इंडिया से आए इंडियन इमिग्रेंट, चाइना से आए चाइनीज इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो इन सब की स्टडी की थी, भाई इनके क्या हाल हैं, ये हमारे देश में आए अमेरिका में, तो ये मुख्य धारा का, मुख्य समाज का हिस्सा बन पाए कि नहीं बन पाए, इनका इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी कि नहीं सुधरी, क्या इनके साथ मतलब इनका जीवन कैसे चल रहा है। According to this perspective, ethnic identity often fades across generation due to assimilation, but may later resurface in the new forms. तो इनके हिसाब से जो आपकी एथनिक आइडेंटिटी है, इट फेड्स अक्रॉस जनरेशन। मतलब जैसे आप गए एज एन इमिग्रेंट, हस्बैंड एंड वाइफ इंडियन, ठीक है, तो आपके बच्चे अमेरिका में होंगे, वो एक तरह से सेकंड जनरेशन इंडियंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनके बच्चे होंगे थर्ड जनरेशन, तो ऐसे चलता जाएगा। तो इनकी जो स्टडी है उसके हिसाब से क्या होता है, एसिमिलेशन हो जाता है विद ओवर जनरेशंस। मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, धीरे धीरे क्या होता है कि जो इमिग्रेंट ग्रुप है वो भी मेन समाज का हिस्सा बन जाता है, और जो आपकी एथनिक आइडेंटिटी है वो फेड हो जाती है। भाई फिजिकल फीचर्स तो देखो सेम रहेंगे, आपको इंडियन है उसका स्किन का कलर ब्राउन है, वो ब्राउन ही रहेगा, लेकिन आपका कल्चरली आप वहीं के पार्ट बन जाएंगे। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन, ये जो अभी कमला हैरिस है, ये अभी ये जो चुनाव हुए थे अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए, उसमें ये डेमोक्रेट पार्टी से प्रेसिडेंट के इन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गई हालांकि, ठीक है। तो अब ये इंडियन है, नाम से ही जाहिर है, कमला हैरिस इनके शायद हस्बैंड का सरनेम है, उन्होंने लगा लिया इन्होंने। अब देखिए इनके फिजिकल फीचर्स तो वो इंडिया वाले हैं, स्किन का कलर बिल्कुल इंडियन है, लेकिन आप इनसे बात करके देखिए, मतलब अगर आप फ़ोन पे बात करेंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा ये कोई इंडियन से बात कर रहा हूँ कि अमेरिकन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, सब कुछ, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन एक तरह से अमेरिकन है। इनकी मदर इंडिया से गई थी, शायद केरला से गई थी वहाँ पे अमेरिका, ठीक है। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो आपकी एथनिक आइडेंटिटी है, इट फेड्स अक्रॉस जनरेशंस, धीरे धीरे फेड होने लग जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके बच्चे होंगे और उन बच्चों के बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, आपकी जो एथनिक आइडेंटिटीज़ थी, आपका कल्चर था, आपकी लैंग्वेज थी, उनको सबको भूल के वो क्या करेंगे, वहाँ का जो डोमिनेंट कल्चर है, डोमिनेंट लैंग्वेज है, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अब जैसे आप यहाँ से गए, आप हिंदी बोलते थे, अब बच्चा वहाँ के स्कूल में जाएगा, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वो भी एक्सेंट के साथ, अमेरिकन एक्सेंट वाली इंग्लिश, तो वो वही लैंग्वेज सीखेगा, वहीं के स्कूलों में जाएगा, वहीं का एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेगा। वो क्रिकेट, जैसे इंडिया में बच्चे क्रिकेट देखते हैं, वो क्रिकेट कभी देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो स्कूल में दोस्त हैं या जो भी उसका सर्कल है, सोशल सर्कल, वो सब वहाँ के अमेरिका के गेम देखता है। जैसे वहाँ पे बेसबॉल चलता है, वहाँ पे बास्केटबॉल चलता है, एनबीए होता है, इस तरह के जो भी स्पोर्ट्स हैं वो देखेगा वो। तो धीरे धीरे क्या होगा, ओवर जनरेशन आपकी जो एथनिक आइडेंटिटी थी वो फेड हो जाएगी, और आपके जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो वहाँ की जो डोमिनेंट आइडेंटिटी उसको टेक ओवर कर, वो मतलब उसको अपना लेगी। द स्कूल emphasized that ethnic identity shaped more by social context and environment than by biological factors, ठीक है। तो वही जो हमने बात करी, आपका सोशल कंटेक्स्ट कैसा है और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सोशल कंटेक्स्ट, आपका सोशल सर्कल क्या है, आप किस तरह, आपके दोस्त कौन हैं, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह का इंटरेक्शन है, आप किस तरह की फिल्में देख रहे हैं, किस तरह गाने सुन रहे हैं, किस तरह कल्चर कंज्यूम कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट आप कहाँ रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इन सब से आपकी आइडेंटिटी में फ़र्क पड़ता है, एथनिक आइडेंटिटी में, ना कि बायोलॉजिकली, ठीक है। तो आपकी सेकंड जनरेशन, चाहे आप इंडियन ही हो अमेरिका में, लेकिन अगर आपके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं तो दे विल बी अमेरिकन्स बाय एथनिसिटी, एक तरह से आप कह सकते हैं, बाय कल्चर। बायोलॉजिकली तो वो, मतलब अगर रेशियली देखा जाए या बायो फिजिकल फीचर्स पे देखा जाए तो बिल्कुल इंडियन जैसे ही दिखेंगे। एक जनरेशन में कोई कलर में फ़र्क नहीं आता, इवन मतलब मल्टीपल जनरेशन में फ़र्क नहीं आता, कलर वही रहेगा उनका, ब्राउन, ठीक है। लेकिन वो बात करने के तरीके से, बोलने में, सब तरह से वो वहाँ के हो जाएंगे। Gordon's assimilation theory. Milton Gordon proposed a staged process of assimilation, beginning with cultural assimilation, followed by structural and eventually marital assimilation, ठीक है। तो assimilation क्या है, बेसिकली जो माइनॉरिटी है, एथनिक माइनॉरिटी और एथनिक मेजोरिटी है, ये जब एथनिक माइनॉरिटी इस मेजोरिटी में मिल जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। वही जैसे हमने कहा ना, आपके जो बच्चे हैं, आप चाहे इंडियन ही थे अमेरिका में, लेकिन जो आपके बच्चे हैं वहाँ पे क्या होगा, वो कौन सा कल्चर अपना लेंगे, अमेरिका का कल्चर अपना लेंगे, तो इसको बोलेंगे असिमिलेशन। तो मिल्टन गॉर्डन ने बताया कि असिमिलेशन एक प्रोसेस है, स्टेज प्रोसेस है, उसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है
कल्चरल एसिमिलेशन, ठीक है, जिसमें आप कल्चरली वहाँ की जो डोमिनेंट कल्चर है उसको अपनाते हैं। जैसे आपने देखा ना कि फर्स्ट जनरेशन में जो आपके बच्चे होंगे अमेरिका के, वो वहीं का कल्चर क्योंकि बचपन से देखेंगे, वहीं की लैंग्वेज, वहीं की जो भी चीज़ें हैं, वहाँ के स्पोर्ट्स, वहाँ का म्यूज़िक, तो वो कल्चरली पहले वहाँ की चीज़ों को अपनाएँगे। उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल असिमिलेशन। इसमें क्या होगा, वहाँ का जो समाज का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे शादी किस तरह होती है, अरेंज मैरिज नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, वो पहले डेटिंग करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। मतलब सबको खुद करना पड़ता है। 16 साल की उम्र में बच्चा घर छोड़ देता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सब क्या हुआ, वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर हुआ। तो उसके बाद पहले तो होगा कल्चरल असिमिलेशन, उसके बाद होगा स्ट्रक्चरल, और फाइनली फिर होता है मैरिटल असिमिलेशन, कि फाइनली फिर जो एथनिक ग्रुप्स हैं माइनॉरिटी वाले, वो मेजॉरिटी ग्रुप्स के साथ शादी के संबंध भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, कल्चरल असिमिलेशन, स्ट्रक्चरल असिमिलेशन एंड फाइनली मैरिटल असिमिलेशन। He argued that ethnic boundaries tend to blur over time if institutional and social barriers to integration are removed. मतलब देखिए, कोई ऐसे वहाँ की सरकार ने ऐसे कोई रूल नहीं बना रखे कि भाई ये जो माइनॉरिटी के एथनिक माइनॉरिटी के लोग हैं ये अलग रहेंगे और इन मेजोरिटी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोई इस तरह का रूल नहीं है। तो इनका कहना है कि धीरे धीरे ओवर टाइम जो डिफरेंसेस हैं एथनिसिटी में क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। ब्लर का मतलब एक तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी है, एथनिक माइनॉरिटी, वो क्या करती है, मेजॉरिटी का जो कल्चर है उसको अपना लेती है। और उसके प्रोसेस इन्होंने बताया, स्टेज प्रोसेस होता है असिमिलेशन का। सबसे पहले कल्चरल असिमिलेशन, फिर स्ट्रक्चरल असिमिलेशन एंड देन मैरिटल असिमिलेशन। मॉडल्स ऑफ एथनिक इंटीग्रेशन। सबसे पहले असिमिलेशन अकर्स व्हेन इमिग्रेंट्स ग्रेजुअली अडॉप्ट द कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है, वही जैसे हमने बात करी कि जो आप एक एथनिक माइनॉरिटी है और एक एथनिक मेजॉरिटी है, वहाँ पे ये मेजॉरिटी है। तो जब ये माइनॉरिटी छोटी सी जो है, ये मेजॉरिटी का कल्चर अपना लेगी, कल्चर, लैंग्वेज, सोशल नॉर्म, सब कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, असिमिलेशन हो जाएगा। फिर इनका जो खुद का कल्चर था वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, और ये जो डोमिनेंट कल्चर है, मेजॉरिटी का कल्चर है, इसी को ये लोग अपना लेंगे। भाई जैसे हमने वही बात की ना, कोई जैसे इंडियन इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, उनके जो बच्चे हैं वो कभी किशोर कुमार के गाने नहीं सुनेंगे। चलिए किशोर कुमार तो पुराना हो गया, इवन जैसे आजकल का जो सिंगर्स चल रहे हैं अपने यहाँ पे, जो भी म्यूज़िक चलता है, वो लोग वो गाने नहीं सुनेंगे। जो अमेरिका में जिस टाइम जो गाना चल रहा है वो वहीं वो सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जिस जगह रहते हैं उसका कल्चर वो है उनके। क्योंकि जैसे स्कूल में जाते हैं, उनके उनके जो दोस्त होंगे, उनका सोशल सर्कल होगा, वो भी उस सब वही गाने सुनते हैं, वही स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, असिमिलेशन। उसके बाद होता है मेल्टिंग पॉइंट मॉडल। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग पॉट मॉडल, मेल्टिंग पॉट है ये। मेल्टिंग पॉट मतलब वही जैसे क्या होता है बेसिकली, तो कि घड़ा, इसमें नीचे आप आग लगा दो। मेल्टिंग पॉट होता है कि बहुत सारे आपके पास अलग अलग मतलब वो है मेटल्स, सिल्वर है, कोई आयरन है, इन सबको क्या करो, इसमें डाल दो आप, आग लगी हुई नीचे, तो सब इसमें पिघल जाएंगे, और पिघल के फिर एक अलग ही कोई मेटल बन के आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर जब एक नई कोई चीज़ बनाती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट मॉडल। तो मेल्टिंग पॉट मॉडल डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस वेयर वेरियस एथनिक ग्रुप्स ब्लेंड देयर कल्चर्स टू फॉर्म अ न्यू यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी एग्जाम्प्लीफाइड बाय यूएस। जैसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मिलके एक नया कल्चर बनाते हैं, न्यू नेशनल आइडेंटिटी, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट मॉडल। जैसे अमेरिका में देखिए, पिज़्ज़ा बहुत फेमस है खाने के लिए, पिज़्ज़ा बहुत चलता है वहाँ पे। अब पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है, और यहाँ पे अमेरिका में इसको इटालियन इमिग्रेंट्स ने काफ़ी फेमस किया। ठीक है, तो एक तरह से एक नया कल्चर बन गया। मतलब अमेरिका का खुद का कोई कल्चर नहीं है, वहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉट कल्चर है। कोई चीज़ कहीं से ली, कोई चीज़ कहीं से ली। मतलब पिज़्ज़ा इटालियन कल्चर से आ गया। योगा अमेरिका में बहुत फेमस है, वो यहाँ के जो इमिग्रेंट्स गए हैं, यहाँ से काफ़ी बाबा लोग गए हैं अमेरिका, उन्होंने फेमस कर दिया योगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब हर कल्चर से मिल कुछ ना कुछ लेके, सब कुछ मिल के एक नई नई चीज़ बन के आई, नया कल्चर बन के आया, नया एथनिक कल्चर बन के आया, वो बन गया अमेरिका का मेल्टिंग पॉट मॉडल ऑफ कल्चर। ठीक है, उसके बाद प्लूरलिज्म रेफर्स टू अ सोसाइटी वेयर डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट पीसफुली, मेंटेनिंग देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज व्हाइल रिस्पेक्टिंग वन अनदर, लाइक इंडिया। तो प्लूरलिज्म क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट में तो क्या होता है, सब मिलके एक नया कल्चर बना देते हैं। प्लूरलिज्म में एक साथ अलग अलग कल्चर के एथनिक आइडेंटिटीज के लोग आराम से रहते हैं। भाई ये भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, हम भी रहिए, मतलब होता है ना, मिलके शांति से रह रहे हैं। भाई इंडिया तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कितने एथनिक ग्रुप हैं इंडिया में, आप इवन रिलीजन की बात हटा दीजिए, इसी में देख ले कि अगर सिर्फ डोमिनेंट जो रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, उसी में मान लीजिए देख लीजिए, कोई बिहारी है तो वो एक एथनिक ग्रुप हो गया, कोई मराठी है वो एक एथनिक ग्रुप हो गया। ठीक है,
इस तरह से हर जगह का एक अलग एथनिसिटी, अलग कल्चर है। चाहे रिलीजन सबका सेम हो, लेकिन बिहारी कल्चर और मराठी कल्चर बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, खाना अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर रिलीजन ले आए तो फिर रिलीजन तो बहुत सारे इंडिया में, सब पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी कैसी, प्लूरलिज्म। वहाँ पे क्या होता है, रेफर्स टू अ सोसाइटी वेयर डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट पीसफुल्ली। सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट, और आराम से, पीसफुल्ली, शांति से, मेंटेनिंग देयर यूनिक कल्चरल, सब अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलते हैं। उसके बाद होता है एंटागोनिस्टिक को एग्जिस्टेंस। नाम से ही जा रहे हैं, एंटागोनिस्ट मतलब आपस में एक तरह से विरोधी, परस्पर विरोधी लोग। describes a situation where different ethnic groups live together but experience ongoing tension and conflict, such as the historical conflict between Tamils and Sinhalese in Sri Lanka. तो वही बात है भाई, दो एथनिक कल्चरल ग्रुप्स रह रहे हैं, एथनिक ग्रुप्स आप एक जगह, तो उनमें अच्छे वो संबंध नहीं है, पीसफुल संबंध नहीं है, उनमें टकराव हो रही है, तो उसे बोलेंगे एंटागोनिस्टिक कोएग्जिस्टेंस। जैसे श्रीलंका में ये काफ़ी सिविल वॉर काफ़ी चली थी, बहुत वायलेंट, मतलब वो वॉर थी ये, एलटीटी और जो वहाँ की सिंहलीज गवर्नमेंट है उसके बीच में। ठीक है, अब तो फाइनली इनको एलटीटी को पूरा तरह से खत्म कर दिया होगी गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसका होता है मल्टी कल्चरलिज्म इज अ मॉडल वेयर एथनिक डाइवर्सिटी इज एक्टिवली एनकरेज्ड एंड सेलिब्रेटेड with policies aimed at preserving cultural differences while promoting equal rights and inclusion within society. मल्टीकल्चरल में क्या होता है, अलग अलग कल्चर एक साथ रह रहे हैं, तो फिर कहीं मतलब हम कहेंगे यार प्लूरलिज्म भी तो वही था। प्लूरलिज्म में तो ये था कि भाई सब अपना अपना रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा लेना देना मतलब सब आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चल रहा है। मल्टीकल्चरल में क्या है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई जैसे अलग अलग, मतलब जैसे ये क्या करेंगे, जैसे ये दो ग्रुप्स एक साथ रह रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो ये कहेंगे भाई ग्रुप बी का कोई फेस्टिवल आ रहा है तो ग्रुप ए वालों से कहेंगे, मतलब ग्रुप ए वाले कहेंगे यार हम भी आपका फेस्टिवल मनाते हैं, या आप एक काम करिए स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने इस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। तो मतलब सेलिब्रेट करिए, मल्टी कल्चर में होता है कि अलग अलग कल्चर्स जो है इनको सेलिब्रेट करिए, इनको बढ़ चढ़ के दिखाइए कि हम अलग अलग रह रहे हैं, फिर भी मतलब हम कितने वो हैं, और सारे कल्चर्स को आगे बढ़ाइए। प्लूरलिज्म है कुछ मत करिए, बस शांति से रहिए, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। अब इंडिया में देख लेते हैं एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन कैसे है। भाई इंडिया तो इंडिया है, क्या ही कहना। इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्वल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, इतने सारी एथनिसिटीज़ हैं इंडिया में। लैंग्वेजेस का मतलब कोई हिसाब ही नहीं कितनी इंडिया में लैंग्वेजेस हैं। रिलीजन भी मतलब मेजॉरिटी तो 4 रिलीजन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो शायद 10 प्लस रिलीजन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना मल्टी कल्चरलिज्म, इतना मतलब इतना प्लूरलिज्म किसी और देश में आपको मिलेगा ही नहीं। कैरेक्टर्स बाय वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी। Ethnicity in India often overlaps with other social categories such as caste, religion, region, creating complex layers of identity. ठीक है, तो एथनिसिटी यहाँ पे क्या है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे रीजन के बेस पे हो सकती है, जैसे हमने देखा था ना बिहारी लेबर माइग्रेंट्स इन महाराष्ट्र। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब ये बिहारी लेबर माइग्रेंट किसी भी रिलीजन का हो सकता है, ही कैन बी अ हिंदू, ही कैन बी अ मुस्लिम। ठीक है, लेकिन एथनिसिटी उनकी सेम हो गई। रिलीजन के बेस पे हो सकता है, हिंदू एंड मुस्लिम अलग अलग एथनिसिटीज़ हो गई। कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ठीक है, तो इंडिया में इतने ज़्यादा मतलब एलिमेंट्स हैं ऑफ डिफरेंशिएशन की, बहुत ही मुश्किल, मतलब कॉम्प्लेक्स है एथनिसिटी को मतलब वो करना यहाँ पे। इसलिए क्या है, एथनिसिटी यहाँ पे ओवरलैप कर जाती है, किसी एक बेसिस पे आप डिस्टिंक्शन कर ही नहीं सकते कि यार हम रीजन के बेसिस पे कर दें, कास्ट के बेसिस पे करें, या रिलीजन के बेसिस पे करें। In Northeast India, tribal groups assert autonomy and engage in identity movements to protect their distinct cultural heritage. अब नॉर्थ इंडिया में अलग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए क्या है, वहाँ पे रेशियली या फिजिकल फीचर्स थे वो लोग अलग दिखते हैं हमसे। हमसे मतलब जो हम मतलब मेन लैंड इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते। तो वहाँ पे हमेशा उनको एक फीलिंग आती है कि हमारे साथ मतलब हमें एक अलग या तो राष्ट्र बन जाना चाहिए, या हमारे साथ इस इंडियन यूनियन में थोड़ा भेदभाव हो रहा है, इसलिए हमेशा वहाँ पे डिस्टर्बेंस चलता रहता है। वो लोग हमेशा ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं कि मतलब ये हमें अलग कर दिया जाए या हमें और अधिकार दिए जाएँ। ठीक है? और उनके साथ देखिए थोड़ा बहुत होता भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन हाँ, मतलब बहुत माइन्यूट फॉर्म में, जैसे दिल्ली वगैरह में ये लोग आते हैं तो इनको थोड़ा चिंकी स्लैंग बोल के बोला जाता है। ठीक है? तो एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। The Kashmir region presents a particularly complex situation due to the intertwining of ethnic and religious identities contributing to ongoing conflict. अब कश्मीर जो एक इतनी बड़ी समस्या है भारत और पाकिस्तान की, तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी डोमिनेंट प्रॉब्लम है रिलीजन की।
उसमें वो क्लासिकल इंडियन प्रॉब्लम है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी भी आ जाती है कि वहाँ पे कश्मीरी एथनिसिटी भी आ जाती है। भाई जब तक एक तरह से 1990s में एक्सोडस नहीं हुआ था ये कश्मीरी पंडित्स का, तो उससे पहले वहाँ पे मतलब आराम से ही रहते थे लोग। तो वहाँ का जो कल्चर था काफ़ी शेयर्ड था, कल्चर शेयर्ड था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो एथनिसिटी वहाँ पे कश्मीरी थी, तो उसमें रिलीजन का इतना रोल नहीं था। कश्मीरी मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर शेयरिंग द सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम फूड, सेम फेस्टिवल्स। तो चलो रिलीजन बेसिस पे अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें मोर और लेस सेम थी। लेकिन बाद में ये एक तरह से सेग्रीगेशन बढ़ गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कश्मीर की, एथनिक भी है, रिलीजियस भी है। द इंडियन स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड टू एथनिक डाइवर्सिटी थ्रू मेजर्स सच एज सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ग्रांटिंग माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। तो ये जो सिक्स शेड्यूल क्या है, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है ट्राइबल एरियाज़ को। मेनली तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए बनाया गया है। जैसे हमने बात की है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स वाले वहाँ के लोग फील करते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, या फिर हमें थोड़ा मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। तो सिक्स शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वही प्रोवाइड करता है, वो ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है ट्राइबल एरियाज़ को कि वो अपने डिसीजंस और बेहतर ले पाएँ, ऑटोनॉमसली ले पाएँ, ज़्यादा उनको पूछना ना पड़े, ब्यूरोक्रेसी या उतना वो ना हो उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स भी यही है कि जैसे कोई एथनिकली माइनॉर ग्रुप्स हैं, वो अपने खुद के स्कूल्स खोल सकें, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें, उनको कोई दबाया ना जाए। तो इस तरह के राइट्स भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है इवन ये। Migration has influenced ethnic identities, which often evolve in diaspora context. For example, Bengali communities in UK may express their ethnicity differently than in India. ठीक है, अब देखिए एथनिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ये जब हम अपने लोगों के बीच में रहते हैं, जब तो बड़ी क्या है, डोमिनेंट मतलब वैसी होती है, डोरमेंट मतलब दबी हुई रहती है ज़्यादा। किसी को अगर आप कोई बंगाली बंगाल में रह रहा है तो उसे क्या फीलिंग आएगी बंगाली होने की। लेकिन वही बंगाली जब यूके जाके रहेगा और सारे उसके आसपास गोरे लोग होंगे, इंग्लिश लोग होंगे, उसे कुछ भी अपने कल्चर का नहीं दिखेगा, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी याद करेगा। अरे! बंगाल में हम दुर्गा पूजा करते थे, तो वहाँ पे उसको कोई बंगाली लोग मिल जाएँगे, कोई बंगाली फैमिली मिल गई, तो उनके साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेगा। तो बेसिकली जब आप अपनी अपनी जगह से बाहर जाते हैं, अपने ग्रुप से दूर जाते हैं, तो फिर आपकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है, वो और ज़्यादा बाहर निकल के आती है। क्योंकि आप याद करते हैं ना अपने अपने रूट्स को, ठीक है? Conclusion: contemporary view. Ethnicity is a dynamic and evolving identity that is shaped by political processes, migration patterns and changing social context. तो वही जैसे हमने बात करी, एथनिसिटी क्या चीज़ है? एथनिसिटी रेस या रिलीजन की तरह या इवन कास्ट की तरह कोई रिजिड चीज़ नहीं है। इट्स डायनामिक एंड इवॉल्विंग। जैसे हमने बात की थी ना कि ओवर 2-3 जनरेशंस, अगर आप इमिग्रेंट्स हैं कहीं, तो आप ओवर 2-3 जनरेशन ब्लर हो जाती है एथनिक आइडेंटिटी, मतलब एथनिसिटी आपकी, एथनिक आइडेंटिटी, और आप मेजॉरिटी ग्रुप की जो एथनिक आइडेंटिटी उनका कल्चर है उसको अपना लेते हैं। तो वो क्या होता है, डायनामिकली इवॉल्व हो जाती है विद टाइम। एथनिक स्ट्रेटिफिकेशंस अकर थ्रू मैकेनिज्म सच एज इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन एंड डोमिनेंस ऑफ सर्टेन कल्चरल ग्रुप्स ओवर अदर्स। तो वही बात है, स्ट्रेटिफिकेशन किसी भी तरह का हो, किसी भी बेसिस पे हो, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सक्लूजन होता है। तो जैसे ये मान लीजिए स्ट्रेटिफिकेशन हमने कर दिया, अब ये किस बेसिस पे हो रहा है, एथनिसिटी के बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कोई ग्रुप, एथनिक ग्रुप अपने आप को ऊपर मानता है, ये एथनिक ग्रुप 1 मान लेते हैं, ये कोई एथनिक ग्रुप 2 है, ये बोलता है ये हमसे नीचे आते हैं। ये मेजॉरिटी ग्रुप हो गया, ये माइनॉरिटी हो गया आपका, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे ये अपने आप को सुपीरियर मांग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इन नीचे वालों का इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कर सकते हैं, पॉलिटिकली मार्जिनाइज कर देंगे इनको, मतलब एक तरह से जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले नीचे वालों को, पॉलिटिक्स में भी इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रहे, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। वही जैसे हमने एग्जांपल लिया था बिहारी लेबरर्स इन महाराष्ट्र, तो उनके साथ ये सब किया गया था, उनके ऊपर वायलेंस भी हुई थी इवन। और ग्लोबल भी इसके आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट एथनिसिटी इज फ्लूइड एंड सिचुएशनल, वेरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो वही हमने बात करी, एथनिसिटी क्या है, फ्लूइड है, रिजिड नहीं है कास्ट सिस्टम की तरह कि भाई एक बार जो आपकी कास्ट हो गई वो रहेगी हमेशा। इट्स फ्लूइड। ओवर टाइम जितना आप दूसरे कल्चर या दूसरे कल्चर में रहते हैं, उसको और मतलब अपनाते हैं, असिमुलेट कर लेते हैं, तो आपकी एथनिक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर इंक्लूसिव एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रमोट सोशल कोहेजन, ठीक है। तो वही बात है कि सरकार को इस तरह के काम करने चाहिए जिससे ज़्यादा इंक्लूसिव लोग, मतलब एक मतलब सबको, मतलब सोशल एक्सक्लूजन ना हो किसी तरह का, ना सोशल एक्सक्लूजन हो, ना इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो, ना पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो।
इनको भी मतलब जो अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है एथनिसिटी के बेसिस पे, उसको भी एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जैसे इंडिया में कास्ट बेसिस पे जो हमारा एक तरह से इनइक्वालिटीज़ हैं या स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उसके लिए सरकार ने SC/ST एक्ट बनाया है। तो इसी तरह से अगर कहीं पे कोई एथनिसिटी के बेसिस पे कहीं कोई एक्सक्लूजन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उस तरह का सरकार की जो है वहाँ की उनको कानून बनाने चाहिए, जिससे कि सोशल कोहेजन बढ़े। सोशल कोहेजन मतलब आपस में सॉलिडारिटी कितनी, समाज मतलब एक साथ कितना है। सक्सेसफुली रिड्यूसिंग एथनिक स्ट्रेटिफिकेशन रिक्वायर्स बैलेंसिंग कल्चरल रिकॉग्निशन विद प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल सिटीजनशिप एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो वही बात है, कल्चरल रिकॉग्निशन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, सारे कल्चर्स को रिकॉग्नाइज करिए, और ये जो आपकी सिटीजनशिप है, इक्वल सिटीजनशिप और सोशल जस्टिस, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा प्रमोट करिए। मतलब वही बातें हैं, सभी को एक साथ रखिए और बस, मतलब वही है नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद हम देख लेते हैं रेस। तो रेस तो पता ही है कि रेसिज्म काफ़ी चल रहा है आजकल। आजकल क्या पता नहीं कब से चल रहा है। स्लेवरी जो चलती थी यूएस में, वो रेस के बेसिस पे ही थी। ब्लैक्स जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका के से उठा लिए जाते थे, बंदी बना लिया जाता था, उनको फिर अमेरिका ले जाके वहाँ पे एज स्लेव्स बेचा जाता था, और बेच के फिर उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर करवाई जाती थी। तो ये सब पूरा रेसिज्म, मतलब एक तरह से जितनी भी कॉलोनियल हिस्ट्री है, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट जितना भी है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर मतलब रीजन्स, वो सारा कॉलोनियलिज्म और स्लेवरी और रेसिज्म पे ही बेस्ड है। मतलब यूरोपियंस ने अपने फ़ायदे के लिए रेसिज्म किया, स्लेवरी करी, इम्पीरियलिज्म किया, और मतलब किसी को मतलब इतना भी नहीं छोड़ा कि दूसरा खाना खा सके। जैसे इंडिया का एग्जांपल है। इन एवरीडे अंडरस्टैंडिंग, रेस इज टिपिकली परसीव्ड एज बीइंग बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स सच एज स्किन कलर, हेयर टेक्सचर एंड फेशियल फीचर्स। ठीक है, तो रेस बेसिकली क्या है? रेस हमने देखा ना कि ये फिजिकल ट्रेट्स पे डिपेंड करता है। आपका स्किन का कलर कैसा है, सबसे प्राइमरी तो यही होता है। जैसे हम बात करते हैं ना, गोरा काला, ब्लैक्स एंड वाइट्स, यही तो बात हो रही है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ तो रेस में क्या हो जाती है, फिजिकल ट्रेट्स में आपका स्किन का कलर। उसके बाद और ट्रेट्स होते हैं, जैसे आपका हेयर टेक्सचर कैसा है, आपके स्ट्रेट हेयर हैं या आपके ऐसे घुंघराले बाल हैं। फेशियल फीचर्स कैसे हैं, आपका फेस फ्लैट है जैसे चाइनीज़ या मंगोलॉइड रेस का होता है, आंखें बहुत ही कम खुलती हैं। तो इन सब बेसिस पे लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है कि भाई ये रेस ये है। मतलब मेजोरिटी तो 3 रेस बनाई जाती है, वाइट कॉकेजियंस, ब्लैक्स या नीग्रोज इनको बोलते हैं, या और फिर तीसरी होती है मंगोलॉइड, मतलब जो चाइनीज़ या इस तरह के जो कोरियंस जापानीज़ हो गए। और हम लोगों का, इंडियंस का तो वाइट ने कोई जिक्र भी नहीं किया, मतलब इंसान भी नहीं माना हमें। फ्रॉम अ साइंटिफिक perspective, race has no valid biological foundation as human genetic variation is continuous and does not support rigid racial categories. देखिए 99.9% ऑफ ह्यूमन DNA इज सेम अक्रॉस ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन। कोई डिफरेंस नहीं है, साइंटिस्ट ने सारा वो रिसर्च करके देख लिया कि कोई मतलब ब्लैक्स में और वाइट्स में कोई कोई फ़र्क हो DNA में, सब ह्यूमंस आर इक्वल। बस क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर जियोग्राफिकल एरियाज। भाई जैसे हम इंडियंस का रंग काला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल या क्लाइमेट में आता है, ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। अगर हम लोग टेम्परेट में रहते हैं तो हमारी स्किन भी फेयर होने लग जाती है, थोड़ी वाइट होने लग जाती है। और एक बार जैसे एक मतलब थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता कि आज मैं अमेरिका चला जाऊँ 2 साल रहूँ तो सही हो जाएगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम 500 600 हज़ार साल में अपने आप ही वो चीज़ आपकी रिफाइन हो जाती है। तो ये जो फिजिकल ट्रेड्स है ना, ये डीएनए के बेसिस पे नहीं है, ये बेसिस पे हैं आपके जोग्राफिकल कंडीशंस की, आप कहाँ रहते हैं। अदरवाइज ऑल ह्यूमंस आर सेम। Sociologically, race is viewed as a social construct created and maintained by dominant groups to justify and perpetuate social hierarchies. तो सोशियोलॉजी में रेस को कैसे देखा जाता है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट माना जाता है, मतलब समाज द्वारा बनाई गई एक चीज़ है। किस लिए बनाई गई है? कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो मेजोरिटी ग्रुप है, वो जो दूसरा ग्रुप है जो डोमिनेंट नहीं है, कमज़ोर है, उस पर वो एक तरह से उसका एक्सप्लॉइट कर सके, एक्सप्लॉइटेशन कर सके। भाई जैसे क्लासिक वही है ना कि वाइट्स एंड ब्लैक्स जो हमने देखा, तो वाइट्स ने रेसिज्म की थ्योरी क्यों बनाई? वाइट्स तो ब्लैक्स को बोलते थे कि हम स्लेवरी इसलिए कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, इनको ये तो कैटल हैं, तो इसलिए तो हम इनको जानवरों की तरह इनका ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया में भी उनकी यही पॉलिसी थी मोर और लेस कि ये इंडियंस बड़े जाहिल होते हैं, बड़ी ही वैसी ये रेस है, मतलब ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इनका कल्चर भी बहुत घटिया है, मतलब इंसान भी कहने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सब किस लिए किया जाता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो जो कमज़ोर ग्रुप है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। Racial categories are assigned through public perception rather than scientific fact and are often used as tool for inequality, marginalization and social control. तो रेस मतलब किस तरह से होता है? मतलब पब्लिक परसेप्शन का, मतलब लोग कैसे समझते हैं। जैसे अमेरिका में अब तो वहाँ भी हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं
लेकिन जैसे वहाँ पे बड़ा वो जैसे पब्लिक परसेप्शन क्या है, अरे यार ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक पीपल आर मोर वायलेंट, ब्लैक पीपल पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वायलेंस ज़्यादा करते हैं, क्राइम ज़्यादा करते हैं, तो पब्लिक परसेप्शन इस तरह का बना हुआ है ब्लैक लोगों के बारे में, ठीक है? तो इसलिए उनको थोड़ा मेन जो वाइट लोग हैं उनसे डरते हैं, दूर रहते हैं कि यार ये क्रिमिनल्स होते हैं। तो रेस रेस जो है, रेशियल कैटेगरीज जो है वो पब्लिक परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होती है, ना कि साइंटिफिक फैक्ट पे। भाई आपने कोई स्टडी करी है, आपने कोई रिसर्च करी है, साइंटिफिक रिसर्च की यार ब्लैक पीपल आर मोर वायलेंट एंड क्रिमिनल देन वाइट पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक पब्लिक परसेप्शन बन जाता है, स्टीरियोटाइप बन जाता है। फिर उसकी वजह से उनको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब झेलनी पड़ती है उनको, बिल्कुल एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रखा जाता है, जैसे इंडियंस को रखा गया। Once constructed, racial categories become institutionalized through laws, media, education, and everyday practices, reinforcing unequal treatment and access to resources. एक बार रेशियल आइडेंटिटी और रेशियल कैटेगरीज बन गई, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक की बन गई, तो फिर धीरे धीरे ओवर टाइम क्या होता है, ये चीज़ें इंस्टीट्यूशलाइज बन जाती हैं। इंस्टीट्यूशलाइज मतलब इनके लिए लॉस बन जाते हैं, ठीक है? हर चीज़ एक सेट पैटर्न पे बन जाती है कि भाई ब्लैक्स को, मतलब जैसे कोई स्कूल है तो इसमें सिर्फ वाइट्स लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे, तो एक तरह से ये कानून बन गया। हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ वाइट लोगों का ही इलाज होगा। बड़ी जॉब्स में सिर्फ वाइट लोगों को ही जगह मिलेगी, ब्लैक्स को नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, रेशियल कैटेगरीज बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लॉज बन गए, उसके रिजिड स्ट्रक्चर्स बन गए, उसी के अकॉर्डिंग फिर काम हो रहा है। और फिर जो एक तरह से अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये बढ़ता जाता है और रिजिड फॉर्म में हो जाता है। साइंटिफिक रेसिज्म, जोसेफ आर्थर आर्थर डे गोबेन्यू, ये एक फ्रेंच राइटर थे, थिंकर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ही डेवलप्ड द रेशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइडिंग ह्यूमैनिटी इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, ठीक है? तो इन्होंने एक तरह से उस ज़माने में जब ये यूरोपियन इम्पेरियलिज्म और कोलोनिज्म पीक पे था 1800 में, उस ज़माने में इन्होंने ये अपनी थ्योरी बनाई थी रेशियल क्लासिफिकेशन की। तो इन्होंने मेजरली ह्यूमंस को 3 रेसेस में डिवाइड किया था, वाइट गोरे लोग जो इनको बोला था कॉकेजॉइड, उसके बाद ब्लैक्स इनको बोला था निग्रॉइड, और फिर येलो बोला था मंगोलॉइड। येलो मतलब चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस। हम लोग तो कहीं भी नहीं है इसमें, इंडियंस बेसिकली ब्राउन पीपल। दिस क्लासिफिकेशन प्रमोटेड अ रेशियल हायरार्की इन विच वाइट्स वर पोर्ट्रेड एज इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली सुपीरियर टू अदर रेसेस, ठीक है? तो ये वाइट्स को माना गया था सबसे ज़्यादा प्रीमियम, मतलब एक तरह से टॉप के लोग होते हैं, ठीक है? बाकी ये सब बाकी फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने माना था ये मंगोलॉइड्स, येलो वाले, कि इनमें दिमाग नहीं होता, इमोशनल लेस होते हैं, ओबे अच्छा करते हैं। और ब्लैक्स को तो मतलब जानवर ही माना था कि ये फिजिकल लेबर इनसे करवाई जाए जितनी हो सके। Such ideas were used to justify colonialism, slavery, and even acts of genocide, including the ideology of Hitler's concept of Aryan supremacy. ठीक है, तो अब इन्हीं इस तरह के आर्ग्यूमेंट से कि भाई वाइट सबसे सुपीरियर हैं, ब्लैक्स तो जानवर होते हैं, इन्हीं सब आइडियाज़ के बेसिस पे कोलोनिज्म को, स्लेवरी को जस्टिफाई किया गया। इसी बेसिस पे नाजी जर्मनी ने अपनी क्या बनाई थी, आर्यन सुप्रीमेसी। मतलब कि उनका कहना था कि जो हमारी आर्यन रेस है ये मतलब ह्यूमंस में सबसे प्रीमियर, सबसे टॉप की रेस है, इनसे मतलब बेटर कोई कोई रेस नहीं है, ठीक है? इसलिए इन्होंने कहा था नाजीज ने कि बाकी सबको मार दो, खत्म कर दो। तो ज्यूज़ का तो इन्होंने पूरा प्रॉपर होलोकॉस्ट किया था। 6 मिलियन के अराउंड ज्यूज़ कंसंट्रेशन कैंप में मार दिए गए थे। तो ये सब जस्टिफिकेशन मतलब इस जैसे जो सब जैसे मतलब थिंकर्स के और आइडियाज़ के बेसिस पे उस जमाने में आया था। हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूशनलाइज रेशियल सेग्रीगेशन बाय डोमिनेंस ओवर ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है? तो अपार्थाइड, अब ये साउथ अफ्रीका बेसिकली क्या है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का एक नेशन है, तो वहाँ पे भी ब्लैक नीग्रोज ही तो होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, जैसे इंडिया में था, इंडिया में ये लोग आए वाइट पीपल, गोरे लोग यूरोप से, और इन्होंने कब्जा कर लिया, वो तो हमने क्या लड़ झगड़ के इनको भगा दिया। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका जैसी जगह से ये लोग नहीं गए, तो आज भी वहाँ पे ये रूलिंग क्लास है। तो मतलब आफ्टर एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल 1994 साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड था। वहाँ पे क्या था, सेग्रीगेशन लॉज थे, जिसमें कि वाइट्स एंड ब्लैक्स को अलग अलग सिटीजन्स के तौर पे देखा जाता था। वाइट के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उनके मतलब जॉब्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह सब अलग थे, ब्लैक्स के लिए सब अलग था, और बहुत ही घटिया क्वालिटी का इनको सब कुछ दिया जाता था। मतलब बेसिकली सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था अपनी ही खुद के ही जगह पे। 94 में यह अपार्थाइड खत्म हुआ, फिर नेल्सन मंडेला एक तरह से प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। नाजी जर्मनी अंडर हिटलर कैरिड आउट होलोकास्ट सिस्टमेटिकली एक्सटर्मिनेटिंग ज्यूज एंड अदर ग्रुप्स, ठीक है? वो हमें देख ही लिया, पूरा इन्होंने होलोकास्ट किया था। किस बेसिस पे किया था कि ज्यूज जो हैं बहुत ही घटिया रेस है, और ये इन्होंने ऐसा इनका कहना था कि दीमक की तरह होती है और वो खा जाती है आर्यन रेस को, तो इसलिए इनका बेटर है
एक्सटर्मिनेट कर दो। जैसे हम घर में दीमक लग जाती है तो ना कोई दवाई डाल देते हैं तो सारे खत्म हो जाते हैं, तो इन्होंने उसको हॉलोकॉस्ट को बोला था द फाइनल सॉल्यूशन। तो द फाइनल सॉल्यूशन क्या था कि सारे जूस को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाओ, वहाँ पे बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बनाते थे ये। भाई अब इतने सारे लोगों को मारना है, मिलियंस लोग, मतलब 6 मिलियन कितने हो गए, 60-70 लाख लोग या 1 करोड़ के आसपास लोग। अब इनको मारना, कितनी गोलियां कहाँ से लाओगे? बेटर है क्या करो आप, इनको एक जगह इकट्ठा करो और सारे हर जगह से खिड़की दरवाजे बंद कर दो और ऊपर से जहरीली गैस छोड़ दो, तो सारे अपने आप विद इन सेकेंड्स मर जाएंगे। तो ईजी है ना भाई। अब आप दूसरे को इंसान समझो ही नहीं, उसको दीमक और जानवर मानो, तो इसी तरह फिर करेंगे लोग हरकतें। In colonial India, the British implemented the Criminal Tribes Act, labeling entire communities as hereditary criminal based on racial and ethnic stereotypes। ठीक है, तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ब्रिटिशर्स लेके आए थे आफ्टर जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, क्योंकि घबरा गए थे लोग काफ़ी कि यार ये इतना बहुत वायलेंट रिवॉल्ट थी ये 1857 वाली जो थी ना। काफ़ी ब्रिटिशर्स को भी मारा गया था इसमें, बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर्स मारे गए थे बहुत ही ब्रूटली इंडियंस द्वारा। तो इन्होंने क्या, और उसमें काफ़ी ट्राइब्स शामिल थी, अपनी जो ट्राइबल्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इन्होंने क्या किया, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना दिया, जिसमें कि इन्होंने पूरी पूरी कम्युनिटीज़ को ही हेरिडिटरी क्रिमिनल बना दिया कि भाई ये सब क्राइम ही करते हैं, तो इनको एक तरह से बिना किसी वारंट के उसके इनको जेल में डाल दो, कैद कर लो, वो सब था। और बाकी फिर मतलब इंडियंस का तो ट्रीटमेंट ही किस तरह का था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये सब बातें करते थे अंग्रेज़। रुडयार्ड किपलिंग जो एक ये मतलब राइटर थे, इनकी एक पोएम थी द वाइट मैंस बर्डन, रिफ्लेक्टेड द कॉलोनियल बिलीव दैट इट वाज मॉरल ड्यूटी ऑफ वाइट यूरोपियंस टू सिविलाइज अदर रेसेस, रेनफोर्सिंग रेशियल एंड सुपेरिटी नैरेटिव्स। ठीक है, तो वाइट मैंस बर्डन क्या है? गोरे आदमी पे बोझ। गोरे आदमी पे बोझ कौन है? काला आदमी, या अदर देन गोरा जो भी हैं, मतलब चाहे वो ब्लैक्स हो गए, चाहे हम इंडियंस हो गए, चाहे चाइनीज़ हो गए, वो सब क्या हैं? बोझ हैं किस पे? वाइट मैन पे। और वाइट मैन को क्या करना है? इन सबको एजुकेट करना है, क्योंकि वाइट जो है वो सबसे सुपीरियर है, भगवान ने उनको सुपीरियर बनाया, तो उसको उसको क्या करना है? हम सबको एजुकेट करना है, तो हम उस पे वाइट पे बर्डन है। इस तरह के वहाँ पे उस ज़माने में आइडियाज़ दी और थ्योरी चलती थी। Theoretical perspectives on racial stratification, the ideological construct theory posits that race is a socially constructed concept developed to justify dominance of one group over other। ठीक है, हमने देख लिया है आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट थ्योरी मतलब समाज द्वारा, समाज भी क्या, बेसिकली जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके द्वारा। और डोमिनेंट ग्रुप कौन था? वाइट्स ही थे उस ज़माने में। पूरा 1500 से लेकर इन्होंने एक तरह से समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पूरा इनका कॉलोनियलिज्म, इम्परलिज्म सब चला है। तो इसमें इन्होंने खूब जी भर के रेसिज्म किया है, खूब स्लेवरी करी है, स्लेव्स ट्रेड किया है, सारे काम, इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन खूब किया इन्होंने। किस तरह के जब ये आए थे और फिर गए, इंडिया कितना गरीब हो गया। तो ये सभी जस्टिफाई कैसे करते थे? फिर अपनी ये थ्योरीज निकालते थे रेसिज्म की थ्योरी कि यार ये तो हम तो बहुत सुपीरियर हैं वाइट, हमको भगवान ने चुना है और ये सब बोझ है हमारे ऊपर, उस तरह की बातें। तो रेस क्या है? रेसिज्म या रेस क्या है? सोशली कंस्ट्रक्ट है समाज द्वारा। समाज भी क्या, जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके द्वारा, डोमिनेंट रेस है, जैसे वाइट रेस है उसने बनाया। Ethnocentrism refers to the tendency of individuals to judge other cultures by the standard of their own, which fosters a sense of in-group superiority and out-group inferiority। Ethnocentrism मतलब हमारा जो कल्चर है या हमारी जो रेस है वो सुपीरियर है, इन ग्रुप सुपीरियरिटी मतलब हमारा ग्रुप या हमारी रेस सुपीरियर है, आउट ग्रुप इन्फीरियरिटी मतलब बाहर, हमारे ग्रुप के बाहर जो भी लोग हैं वो सब क्या है? इन्फीरियर है। तो रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू जज देयर कल्चर बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर ओन, कि हमारे स्टैंडर्ड्स बेस्ट हैं, हमारी रेस बेस्ट है, हमारे फेस्टिवल्स बेस्ट हैं, सब कुछ हमारा बेस्ट है, और हम तो ही भगवान द्वारा बनाए गए लोग, बाकी सब क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। तो ये होता है एथनोसेंट्रिसिज्म। फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजिस्ट ओलिवर क्रॉमवेल कॉक्स आर्ग्यूड दैट रेस इज यूज्ड बाय कैपिटलिस्ट सिस्टम्स टू डिवाइड वर्कर्स एंड एक्सप्लॉइट रेशियल माइनॉरिटीज एज अ सोर्स ऑफ चीप लेबर। तो ये थोड़ा क्या है, वो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आ जाता है इसमें। जहाँ भी कन्फ्लिक्ट की बात आती है ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी की, वो क्या हो जाता है? मार्क्स वाला हो जाता है, मार्क्सवादी। तो इसमें इनका कहना है कि ये रेशियल बेसिस पे जो डिवीजन किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वाइट एंड ब्लैक दोनों वर्कर्स हैं, तो ये रेसिज्म इसलिए किया गया कि ये वाइट और ब्लैक कभी एक साथ ना मिल जाएं और मालिक के खिलाफ रिवॉल्ट कर दें, ये आपस में ही लड़ते रहें वाइट एंड ब्लैक, और मालिक जो है वो मज़े से पैसे बनाता रहे। क्योंकि इसमें हो सकता है कि ब्लैक भी मालिक हो, लेकिन वो तो बहुत कम होता है, होता ही नहीं है शायद। ठीक है, लेकिन ये इनकी थ्योरी है, इसको भी हमें सम्मान देना चाहिए, को नंबर मिलेंगे अगर ये लिखेंगे तो। द colonial exploitation theory maintains that racism were deliberately promoted to legitimize colonization, slavery and economic। ये तो हमने बात कर ही ली है कि कॉलोनियल जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कोलोनिज्म था जो,
इम्पीरियलिज्म था, उसमें रेसिज्म की थ्योरी किस लिए बनाई गई? जस्टिफाई करने के लिए अपने कॉलोनिज्म को, कि हम जैसे भारत में या अंग्रेज कहते थे हम आए हैं यहाँ पे क्या है, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि ये तो किसी काम मतलब इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, खाना भी ये लोग हाथ से खाते हैं, इनके पास खाना खाने के लिए वो कांटे और चम्मच तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल जाहिल लोग हैं, तो इनको हम एजुकेट करने के लिए आए हैं। तो ये सब थ्योरीज दी जाती थी टू जस्टिफाई colonial exploitation. The migration based theory suggests that racial tensions tend to rise during periods of economic hardship, as dominant groups often blame immigrants or racial outsiders for job competition. ठीक है, जैसे अमेरिका में एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे जैसे थोड़ा क्या है ना, मार्केट थोड़ा ख़राब होता है, रिसेशन आ जाता है, इतनी जॉब्स नहीं बचती, तो सबसे पहले टारगेट कौन बनते हैं? इमिग्रेंट्स, कि यार ये इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आके हमारी जॉब चुरा रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमिक हार्डशिप होंगी, ठीक है, जब भी हालात ख़राब होंगे, इकोनॉमिक हालात आपके, तो सबसे पहला ब्लेम किस पे किया जाएगा? जो कमज़ोर है, इमिग्रेंट्स, जो कम कम हैं, माइनॉरिटी में हैं, कुछ कर नहीं सकते बेचारे, उन पे सबसे पहला वो करो, जो आउटसाइडर्स हैं, क्या यार इन्होंने हमारी जॉब ले ली। मॉडर्न रेसिज्म एंड ग्लोबल एग्जांपल्स। ओल्ड फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म वर ओपनली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू सिस्टम्स लाइक स्लेवरी एंड कोलोनिज्म। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में रेसिज्म खुलेआम होता था, कोई शर्म नहीं थी, भाई रेसिज्म कर रहे हैं हम तो करेंगे, होता नहीं काम, भाई कोई गलत काम करो लेकिन छुपा के तो करो। तो पहले क्या होता था? ओपनली इंस्टीट्यूशनलाइज, जैसे कि स्लेवरी, खुलेआम इंसानों का मतलब भेड़ बकरियों की तरह ट्रेड हो रहा है। कोलोनियलिज्म, अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में आ गए और पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडिया को। तो पहले जो रेसिज्म होता था वो कहते हैं खुलेआम होता था, ओपनली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लाइक अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका एंड ब्लैक्स एंड वाइट्स इन अमेरिका। ठीक है, बेस्ड ऑन बिलीव्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्फेरिटी, वेयर एज न्यू रेसिज्म इज मोर कोवर्ट। ठीक है, तो न्यू रेसिज्म कैसा? मोर कोवर्ट, मतलब छुप के होता है। कोवर्ट मतलब कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं ना जैसे आर्मी में, वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं? जो छुप के सेंध मार के किए जाते हैं, ओपनली नहीं किए जाते। तो नया रेसिज्म कैसा है? वो कोवर्ट है, फ्रेम्ड अराउंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड ऑफन डिस्गाइज्ड एज नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, तो नेशनलिज्म या सेक्युलरिज्म के तौर पे उभर के आता है। जैसे किसी नेशन में कोई कहे कि जैसे यूरोप में लोग कहें कि ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, और ये हमारा जो वाइट कल्चर है इसको खतरा है उसके लिए। तो एक तरह से नेशनलिज्म, फिर सेक्युलरिज्म कि मान लीजिए कोई रिलीजियस आइडेंटिटी मुस्लिम अपनी, जैसे कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहन के जा रही है। अब सेक्युलरिज्म के हिसाब से तो क्या होता है कि मतलब रिलीजन और वो सब, मतलब किसी को अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज ऐसे डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वो सेक्युलरिज्म के आड़ लेके बोलेंगे कि भाई देखिए ये हिजाब क्यों पहन रही है। लेकिन अगर मेजोरिटी को वही सेम काम करे तो वो जस्टिफाइड है। जैसे वाइट क्रिश्चियंस जो हैं, वो महिलाएं अगर अपने मतलब जीसस क्राइस्ट का कुछ पहन रही हैं या कर रही हैं, या जैसे मान लीजिए सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, या उनका कोई जैसे मुस्लिम फेस्टिवल है यूरोप में, तो उसको एक तरह से बोला जाएगा कि भाई देखिए अभी सड़कें कब्जा कर ली। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं कोई क्रिश्चियन फेस्टिवल में ऐसा हो रहा है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी। ठीक है, तो जो नया रेसिज्म है क्या है? इट्स मोर कोवर्ट, खुलेआम नहीं होता, छुप के किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि रेसिज्म कोई सिर्फ रिलीजन के बेस पे है कि भाई मुस्लिम वर्सेस यूरोपियंस या मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियंस। ठीक है, तो वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ब्लैक वर्सेस वाइट भी हो सकता है। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ न्यू रेसिज्म इज सीन इन यूरोपियन कंट्रीज दैट इम्पोज बैन्स ऑन रिलीजियस सिंबल लाइक हिजाब, टर्बन, व्हिच ठीक है डिस्क्रिमिनेट टारगेट माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड डिसगाइज प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो जैसे अमेरिका में जब ये 9/11 हुआ था, इसके बाद जो सिख पीपल हैं इन अमेरिका, इनको बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जैसे वो तालिबान की जो एक इमेज थी ना, जैसे ओसामा बिन लादेन की, कि वो एक उसने टर्बन सा लगा रखा है और दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो सिख भी मतलब टर्बन लगा के लगभग लगभग कुछ इस तरह का एक इमेज से उनके नज़र, मतलब गोरों के नज़र में आती थी वाइट लोगों को। तो उन्होंने समझा कि जो सिख हैं ये भी सब टेररिस्ट हैं, तो उनको बहुत सिख लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो टर्बन्स को मतलब एक तरह से मांग उठी कि बैन कर दिया जाए, या टर्बन्स क्यों लोग पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ रेसिज्म है कि बिना आप जाने पहचाने इंसान को उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट मॉडर्न रेसिज्म मैनिफेस्ट थ्रू प्रैक्टिस लाइक रेशियल प्रोफाइलिंग एंड पुलिस ब्रूटैलिटी लीडिंग टू मास मोबिलाइजेशन सच एज ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, अब ये रेशियल प्रोफाइलिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई, बेसिकली तो ब्लैक्स के लिए ही होती है ये, कि मतलब जैसे कोई ब्लैक आदमी, ब्लैक पर्सन है, उसको ऑटोमेटिकली क्रिमिनल मान लिया जाता है। मतलब वो रेशियल बेसिस पे कि भाई ये ब्लैक कम्युनिटी से आता है, तो ये इसने कोई कोई गलत काम किया ही होगा। पुलिस ब्रूटैलिटी बहुत है ब्लैक्स के ऊपर, मतलब जैसे ये 2020 में शायद हुआ था, एक कोई कुछ नाम था उसका, जॉर्ज फ्लॉयड नाम था उसका, उसको गोली मार दी थी पुलिस ने। वो ब्लैक था, ब्लैक पर्सन था,
ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक लाइव्स मैटर करके पूरी एक वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो पुलिस ब्रूटैलिटी ब्लैक अगेंस्ट ब्लैक बहुत ज़्यादा है, और रेशियल प्रोफाइलिंग ये है कि वहाँ पे माना जाता है कि ब्लैक्स आर द मतलब ब्लैक सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं अमेरिका में, ऐसा माना जाता है, सही नहीं है। In South Africa, despite the official end of apartheid, deep economic and social inequalities persist along racial lines, highlighting the long-lasting effects of institutional racism. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड कब का खत्म हो गया, फिर भी अभी भी जो काले लोग हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल ब्लैक हैं, नीग्रोज हैं, वो अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। अभी भी उनको डीप इकोनॉमिक और सोशल इनिक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है, और नियरली 70 to 80% जो वेल्थ है, दैट इज स्टिल ओन्ड बाय वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका। Conclusion towards racial justice. Race should be understood as an ideological tool constructed for social control, known as a scientifically valid concept. ठीक है, तो देखिए प्रोग्रेसिव बात करें, हम आज के ज़माने की बात करें और देश को आगे बढ़ाने की बात करें, खाली कोई इंडिया का एग्जांपल नहीं, ग्लोबली बात करें, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, रेस एक आइडियोलॉजिकल टूल है। जैसे हमने बताया ना, वो बनाई गई चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एक साइंटिफिकली कोई उसका प्रूफ नहीं है। किस लिए बनाई गई थी? सोशल कंट्रोल के लिए। डोमिनेंट ग्रुप, डोमिनेंट रेस जो है, वो जो कमज़ोर रेस है उसको किस तरह कंट्रोल कर सके, उसको किस तरह एक्सप्लॉइट कर सके, इसलिए बनाई गई थी। डिस्पाइट फॉर्मल लीगल इक्वालिटी इन मैनी कंट्रीज, रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन सटल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे लीगल कानून बहुत हर देश में है। जैसे इंडिया में कास्ट बेसिस पे जो प्रॉब्लम थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके लिए हमने रिजर्वेशंस लगाए। इसी उस पे अमेरिका में रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था, वाइट्स वर्सेस ब्लैक। तो वहां पे क्या किया गया, वहां पे बोला गया इसको अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन का ही दूसरा नाम है अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, तो इस तरह के बहुत कानून अमेरिका में बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब चलता है। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी गाँव में और देहातों में इस तरह की घटनाएं खूब देखने को मिल जाती हैं आज भी, मतलब कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना। तो उसी तरह ग्लोबली भी, यूएस में, साउथ अफ्रीका में बहुत जगह रेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज भी हो रहा है। मतलब डिस्पाइट मैनी लीगल and new laws by governments, there is a crucial need for strong anti-discrimination laws to protect marginalized racial and ethnic groups from systematic bias। ठीक है, तो वही है, स्ट्रॉन्ग थोड़े लॉज और बनाए जाएं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लॉज बनाए। जैसे इंडिया में हमने कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए बनाया क्या, SC/ST एक्ट बनाया है। तो इस तरह, और यूएस में जहाँ पे रेस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कोई आप इस तरह का एक्ट बनाइए कि ना हो। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज आर नेसेसरी टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड करेक्ट हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस। तो अफर्मेटिव एक्शन में देख रहे क्या मतलब होता है, ये बेसिकली रिजर्वेशन ही होता है। इसका मतलब रिजर्वेशन इन जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड एवरी, जहाँ भी हो सके, एनीवेयर पॉसिबल। एजुकेशन मस्ट प्ले अ सेंटर रोल इन डिबंकिंग रेशियल मैथ्स एंड स्टीरियोटाइप, प्रमोटिंग क्रिटिकल अवेयरनेस फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है, तो एजुकेशन इस तरह की दी जाए, जैसे हर तरह से स्कूल में बताया जाए कि भाई रेस जैसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स जस्ट अ सोशल और आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यूज्ड बाय, मतलब यूज टू, मतलब कंस्ट्रक्टेड टू बाय द डोमिनेंट कास्ट टू एक्सप्लॉइट द, मतलब वीकर कास्ट, या जो, सॉरी, डोमिनेंट रेस टू एक्सप्लॉइट द वीकर रेस। ठीक है, जैसे वही वाइट्स ने इन्वेंट किया था टू एक्सप्लॉइट एनी अदर मतलब रेस, चाहे उसमें ब्लैक्स हो जाएं, चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, जो भी हो। Fostering intercultural understanding and dialogue is essential to build inclusive, equitable and harmonious studies। ठीक है, तो वही इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे कल्चर को आप अंडरस्टैंड करिए, सबकी एक दूसरे मतलब बात करिए, बातचीत करिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानिए। जैसे हम इंडिया में ये सब तो बातें करते हैं कि जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, तो उसी बेसिस पे हमें रेस के बेसिस पे भी यही करना है कि कोई भी रेस ऊपर नहीं है, कोई रेस नीचे नहीं है। इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट्स एन आइडिया क्रिएटेड बाय, बेसिकली तो इसमें वाइट ही आएंगे, वाइट ने ये आइडिया क्रिएट किया था रेसिज्म का, टू एक्सप्लॉइट एवरी अदर रेस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हमने मतलब एक तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड रेस। ठीक है, इससे पहले हमने शायद क्लास, स्टेटस, ग्रुप और बेस्ड ऑन जेंडर, एक तरह से 5 चीज़ें, ये हमें 5 बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखना था। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी में, ये सारे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन देख लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।